नमस्कार। नमस्कार। आज हम भारत की लोक सेवाओं यानी पब्लिक सर्विसेज की व्यवस्था पर गहराई से बात करने वाले हैं। जी। ये वो सेवाएं हैं जो हमारी सरकार के कामकाज का आप कह सकती हैं आधार हैं। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो इन सेवाओं की पूरी संरचना, इनके अलग-अलग प्रकार और इनको चलाने वाले जो संवैधानिक नियम है उन पर काफी विस्तार से रोशनी डालती है। हाँ, ये काफी महत्वपूर्ण विषय है। हमारा मकसद यही है कि हम इनके वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन, इनकी क्या खासियतें हैं और इनके पीछे का जो पूरा संवैधानिक ढांचा है उसे अच्छे से समझें। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। देखिए, भारत में अगर हम लोक सेवाओं को देखें तो मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांटा गया है। एक है अखिल भारतीय सेवाएं, अच्छा, जिन्हें ऑल इंडिया सर्विसेज या AIS कहते हैं। ठीक है। और तीसरी है राज्य सेवाएं या स्टेट सर्विसेज। और इन तीनों का मतलब अर्थ और इनकी बनावट काफी अलग है, जिसे समझना जरूरी है। तो सबसे पहले ये ऑल इंडिया सर्विसेज की बात करते हैं। ये क्या होती हैं आखिर? देखिए, AIS वो सेवाएं हैं जो केंद्र और राज्य सरकारें दोनों के लिए कॉमन है। मतलब इनके सदस्य केंद्र सरकार के अधीन भी काम करते हैं और राज्यों में भी महत्वपूर्ण पदों पर तैनात होते हैं, बारी बारी से। अच्छा, तो ये दोनों स्तरों पर काम करते हैं। अभी कितनी है ये सेवाएं? हाँ, वर्तमान में देखें तो 3 है। एक तो है भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी IS, GIS, दूसरी है भारतीय पुलिस सेवा IPS, और तीसरी है भारतीय वन सेवा जिसे IFS या IFOS भी कहते हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। अच्छा, IFOS। इनका इतिहास भी तो काफी दिलचस्प है ना। जैसे 1947 में ICS की जगह IAS आ गई और IP की जगह IPS ने ले ली। बिल्कुल सही, इंडियन सिविल सर्विस और इंडियन पुलिस की जगह ये नई सेवाएं बनी। और जो तीसरी सेवा है IFOS, वो 1966 में बनी थी। हालांकि इसका प्रावधान 1963 में ही कर दिया गया था। हाँ, और संविधान का अनुच्छेद 312 ये भी तो इसी से जुड़ा है। जी हाँ, आर्टिकल 312 बहुत महत्वपूर्ण है। ये संसद को अधिकार देता है कि वो नई अखिल भारतीय सेवाएं बना सकती है। लेकिन उसके लिए एक शर्त है शायद। हाँ, शर्त ये है कि इसके लिए राज्यसभा द्वारा यानी अपने 2/3 बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करना जरूरी है। और ये शक्ति खास तौर पर राज्यसभा को क्यों दी गई है? ये इसलिए ताकि जो हमारा संघीय ढांचा है उसमें राज्यों के हितों की रक्षा हो सके। क्योंकि ये सेवाएं राज्यों में भी काम करती हैं, तो राज्यों की सहमति या उनके हितों का ध्यान रखना जरूरी समझा गया। यहाँ एक बात और भी जानने लायक है कि जो संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी थी वो शुरू में AIS को संवैधानिक दर्जा देने के पक्ष में नहीं थी। हाँ, ये सही बात है। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें अखिल भारतीय सेवाओं का जनक या फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज भी कहते हैं, उन्होंने इस पर बहुत जोर दिया। अच्छा। उनका मानना था कि देश की एकता और एक कुशल प्रशासन के लिए ये सेवाएं बहुत जरूरी हैं। उनके जोर देने पर ही संविधान सभा ने आर्टिकल 312 जैसे प्रावधानों को मंजूरी दी। और इससे न केवल AIS को संवैधानिक दर्जा मिला बल्कि भविष्य में नई सेवाएं बनाने का रास्ता भी खुल गया। बिल्कुल। और फिर इसके बाद आया ऑल इंडिया सर्विसेज एक्ट 1951। इस कानून ने केंद्र सरकार को अधिकार दिया कि वो राज्यों से सलाह मशवरा करके इन सेवाओं की भर्ती और सेवा शर्तों को रेगुलेट कर सकती है। अच्छा, तो भर्ती और नियंत्रण की प्रक्रिया क्या है इनकी? देखिए, इन सेवाओं के सदस्यों की भर्ती और उनका प्रशिक्षण ये काम केंद्र सरकार करती है, जैसे UPSC परीक्षा लेती है। हाँ। लेकिन ट्रेनिंग के बाद उन्हें काम करने के लिए अलग अलग राज्यों के कैडर सौंप दिए जाते हैं और वो केंद्र सरकार में डेप्यूटेशन पर भी काम करते हैं। अभी शायद 26 राज्य कैडर हैं और 2 जॉइंट कैडर भी हैं। और कंट्रोल किसका रहता है इन पर, केंद्र का या राज्य का? कंट्रोल कह सकते हैं साझा होता है। मतलब जब अधिकारी राज्य में काम कर रहा है तो तात्कालिक नियंत्रण या इमीडिएट कंट्रोल राज्य सरकार का होता है। ठीक है। लेकिन अंतिम नियंत्रण यानी अल्टीमेट कंट्रोल वो केंद्र सरकार के पास ही रहता है। ये दिलचस्प है। वेतन और पेंशन कौन देता है? वेतन और पेंशन तो राज्यों द्वारा ही दिए जाते हैं जब वो राज्य में तैनात होते हैं। लेकिन अगर इन अधिकारियों के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी हो, मतलब कोई पेनल्टी लगानी हो, तो यह अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार के पास है। अच्छा, ये महत्वपूर्ण है। और ये सभी ग्रुप A या क्लास 1 सेवाएं हैं? जी हाँ, ये सभी ग्रुप A सेवाएं हैं और इनमें सामान्यतः 3 वेतनमान या पे स्केल होते हैं: जूनियर स्केल, सीनियर स्केल और सुपर टाइम स्केल। अधिकारी शुरू में जूनियर स्केल में नियुक्त होते हैं?
इनका मैनेजमेंट कौन सा मंत्रालय देखता है? वो अलग अलग है। जैसे आईएएस का मैनेजमेंट कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय देखता है। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल। हाँ, आईपीएस का गृह मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स देखता है। और आईएफओएस का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देखता है। ठीक है, तो ये तो हुई ऑल इंडिया सर्विसेज की बात। अब आते हैं केंद्रीय सेवाओं यानी सेंट्रल सर्विसेज पर। ये एआईएस से कैसे अलग हैं? हाँ, सेंट्रल सर्विसेज और एआईएस में मुख्य अंतर ये है कि केंद्रीय सेवाएं पूरी तरह से केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती हैं। अच्छा, सिर्फ केंद्र सरकार? जी, इनके कर्मी सिर्फ केंद्र सरकार के अलग अलग विभागों में काम करते हैं और अक्सर ये विशेष कार्यात्मक, फंक्शनल या तकनीकी टेक्निकल भूमिकाएं निभाते हैं। तो इनका नियंत्रण भी सिर्फ केंद्र सरकार ही करती होगी। बिल्कुल, ज्यादातर सेवाओं का नियंत्रण और प्रबंधन उनका अपना संबंधित मंत्रालय या विभाग करता है। कुछ का नियंत्रण कार्मिक मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल भी करता है, जो सभी केंद्रीय सेवाओं से जुड़ी सामान्य नीतियां भी बनाता है। इनके वर्गीकरण में भी कुछ बदलाव हुए हैं क्या समय के साथ? हाँ बिल्कुल, आज़ादी से पहले इन्हें क्लास 1, क्लास 2, सबऑर्डिनेट और इंफीरियर सर्विसेज में बांटा जाता था। अच्छा। फिर पहले वेतन आयोग की सिफारिश पर इन्हें क्लास 1, 2, 3 और 4 कहा जाने लगा। ठीक। और फिर तीसरे वेतन आयोग की सिफारिश पर 1970 में ये वर्गीकरण फिर बदला और इन्हें ग्रुप ए, बी, सी और डी कहा जाने लगा, जो आज भी चलता है। तो अब ये 4 श्रेणियां हैं, ग्रुप ए, बी, सी और डी। इनमें से ग्रुप ए और बी जो है वो राजपत्रित यानी गेजेटेड होते हैं और ग्रुप सी और डी अराजपत्रित यानी नॉन गेजेटेड। हाँ बिल्कुल सही, ग्रुप ए और बी गेजेटेड हैं, सी और डी नॉन गेजेटेड। और समय के साथ ग्रुप ए केंद्रीय सेवाओं की संख्या भी काफी बढ़ी है। स्रोत में तो करीब 58 सेवाओं की लिस्ट है। कुछ मुख्य उदाहरण देंगे? हाँ, कई महत्वपूर्ण सेवाएं हैं इसमें, जैसे भारतीय विदेश सेवा आईएफएस। हाँ, आईएफएस। भारतीय डाक और तार लेखा और वित्त सेवा, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा I&AS, भारतीय राजस्व सेवा यानी IRS, जिसमें इनकम टैक्स और कस्टम्स इनडायरेक्ट टैक्स दोनों आते हैं। IRS IT और IRS CNI। जी, फिर भारतीय रेलवे यातायात सेवा IRTS, भारतीय रक्षा लेखा सेवा, भारतीय व्यापार सेवा वगैरह। बहुत लंबी लिस्ट है। इसमें इंडियन फॉरेन सर्विस यानी IFS का जिक्र आपने किया। इसका क्या विशेष महत्व है? हाँ, IFS को प्रतिष्ठा, स्टेटस, वेतन और अन्य सुविधाओं के मामले में सबसे ऊपर की केंद्रीय सेवा माना जाता है। अच्छा। ये IAS के साथ प्रतिस्पर्धा करती है और पद और वेतनमान में IPS से भी ऊपर मानी जाती है। इसका प्रबंधन विदेश मंत्रालय करता है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, और इसके सदस्य विदेशों में जो हमारे दूतावास या मिशन होते हैं उनमें सेवा करते हैं। समझ गया। तो AIS और सेंट्रल सर्विसेज के बाद अब तीसरी श्रेणी पर आते हैं राज्य सेवाएं या स्टेट सर्विसेज। जी, स्टेट सर्विसेज। जैसा कि नाम सही जाहिर है, ये सेवाएं विशेष रूप से राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आती हैं, पूरी तरह से। ठीक है। इनके कर्मी राज्य सरकार के विभागों में अलग अलग पदों पर काम करते हैं। सामान्य पद भी हो सकते हैं, कार्यात्मक या तकनीकी भी, और ये पद आमतौर पर ऑल इंडिया सर्विसेज के अधिकारियों के पदों से निचले स्तर के होते हैं। तो इनकी संख्या और प्रकार हर राज्य में अलग अलग होते होंगे? बिल्कुल, हर राज्य की अपनी जरूरत के हिसाब से सेवाएं होती हैं, लेकिन कुछ सेवाएं लगभग हर राज्य में कॉमन होती हैं, जैसे राज्य की अपनी सिविल सेवा, जिसे अक्सर PCS कहते हैं, राज्य पुलिस सेवा, राज्य वन सेवा। हाँ। इनके अलावा कृषि सेवा, चिकित्सा सेवा, पशु चिकित्सा सेवा, न्यायिक सेवा जो लोअर जुडिशरी, मत्स्य पालन, शिक्षा, सहकारी समितियां, बिक्री कर, जेल सेवा, इस तरह की बहुत सी और सेवाएं भी होती हैं। और इन सेवाओं के नाम से पहले उस राज्य का नाम जुड़ जाता है, जैसे पंजाब सिविल सर्विस या उत्तर प्रदेश पुलिस सर्विस। इनमें सबसे प्रतिष्ठित कौन सी मानी जाती है? जैसे केंद्र में IS IFS हैं। राज्य स्तर पर राज्य की जो प्रशासनिक सेवा होती है, स्टेट सिविल सर्विस, उसे सबसे प्रतिष्ठित माना जाता है। और जैसे केंद्रीय सेवाओं का वर्गीकरण है, वैसे ही राज्य सेवाओं को भी 4 श्रेणियों में बांटा जाता है। क्लास 1 या ग्रुप A, क्लास 2 ग्रुप B, क्लास 3 ग्रुप C और क्लास 4 ग्रुप D। और यहाँ भी क्लास 1 और 2 गजेटेड होते हैं और क्लास 3 और 4 नॉन गजेटेड। जी हाँ, बिल्कुल वही पैटर्न है। क्लास 1 और 2 राजपत्रित, क्लास 3 और 4 अराजपत्रित।
आपने गजेटेड और नॉन गजेटेड का जिक्र कई बार किया। आमतौर पर इसमें क्या फर्क होता है? देखिए, जो राजपत्रित अधिकारी होते हैं उनकी नियुक्ति, उनका तबादला, पदोन्नति, सेवानिवृत्ति, इन सब की सूचना सरकारी राजपत्र यानी गवर्नमेंट गैजेट में प्रकाशित होती है। अच्छा। उन्हें कुछ विशेषाधिकार भी मिलते हैं जो अराजपत्रित कर्मचारियों को नहीं मिलते। सही सही। सामान्य भाषा में कहें तो राजपत्रित अधिकारियों को ऑफिसर्स कहा जाता है और अराजपत्रित को एम्प्लॉइज या कर्मचारी। एक और सवाल, क्या राज्य सेवाओं से ऑल इंडिया सर्विसेज में प्रमोशन का भी कोई रास्ता है? हाँ, ये एक महत्वपूर्ण पहलू है। ऑल इंडिया सर्विसेज एक्ट 1951 में ही यह व्यवस्था है कि एआईएस में जो सीनियर पद हैं उनका 1/3 हिस्सा यानी करीब 33.3% राज्य सेवाओं के अधिकारियों की पदोन्नति से भरा जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं। अच्छा, 1/3 कोटा है। जी, और ये पदोन्नति एक चयन समिति सिलेक्शन कमेटी की सिफारिश पर होती हैं, जिसकी अध्यक्षता यूपीएससी के चेयरमैन या कोई सदस्य करते हैं। संवैधानिक प्रावधान है, उन पर आते हैं। संविधान का भाग 14 अनुच्छेद 308 से 314। हाँ, ये अनुच्छेद इन तीनों तरह की सेवाओं की नींव है। ये इनकी भर्ती, सेवा शर्तों, कार्यकाल और सुरक्षा से संबंधित नियम तय करते हैं। तो सबसे पहले अनुच्छेद 309, ये भर्ती और सेवा की शर्तों के बारे में है? जी, आर्टिकल 309 संसद को केंद्रीय सेवाओं और एआईएस के लिए और राज्य विधानमंडलों को राज्य सेवाओं के लिए ये अधिकार देता है कि वह अपने अपने अधीन लोक सेवाओं और पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों को रेगुलेट करने के लिए कानून बना सकते हैं। और जब तक कानून नहीं बनते? जब तक ऐसे कानून नहीं बनते तब तक राष्ट्रपति केंद्र के मामले में या राज्यपाल राज्य के मामले में नियम बना सकते हैं। इन सेवा शर्तों में क्या क्या शामिल होता है? ये काफी व्यापक लगता है। हाँ, इसमें बहुत कुछ आता है, जैसे नियुक्ति, चयन प्रक्रिया, डेप्यूटेशन, पदोन्नति, तबादला, वेतन, भत्ते, इंक्रीमेंट, छुट्टी, कार्यकाल की अवधि, सेवा समाप्ति के नियम, सेवानिवृत्ति के प्रकार, अधिकार, अनुशासनात्मक मामले, काम के घंटे, पेंशन, ग्रेच्युटी, ये सब सेवा शर्तों का हिस्सा हैं। क्या इन सेवा शर्तों पर कुछ पाबंदियां भी लगाई जा सकती हैं? हाँ, लोकहित में अधिकारियों में ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, दक्षता, निष्पक्षता, गोपनीयता, तटस्थता, गुमनामी और कर्तव्य के प्रति समर्पण सुनिश्चित करने के लिए कुछ नियम और आचरण संहिताएं बनाई जाती हैं। जैसे कि सेंट्रल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स? बिल्कुल, सेंट्रल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स हैं, रेलवे सर्विसेज कंडक्ट रूल्स हैं, ये सब इसी के तहत आते हैं। ठीक है, अब आते हैं अनुच्छेद 310 पर। ये पदावधि या टेन्योर ऑफ ऑफिस से जुड़ा है। इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर की बात आती है। आर्टिकल 310 डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर या प्रसाद पर्यंत पद धारण के सिद्धांत को स्थापित करता है। इसके अनुसार रक्षा सेवाओं, केंद्रीय सिविल सेवाओं और ऑल इंडिया सर्विसेज के सदस्य राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। और राज्य सेवाओं के सदस्य? और राज्य सेवाओं के सदस्य राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। इसका मतलब है कि सैद्धांतिक तौर पर उन्हें राष्ट्रपति या राज्यपाल कभी भी हटा सकते हैं। लेकिन इसमें एक अपवाद भी है शायद, किसी अनुबंध या कॉन्ट्रैक्ट को लेके। हाँ, एक अपवाद है। अगर किसी व्यक्ति को, जिसके पास कोई विशेष योग्यता है, एक निश्चित अवधि के कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त किया गया हो, ठीक है, और उस कॉन्ट्रैक्ट की अवधि खत्म होने से पहले ही या तो वो पद समाप्त कर दिया जाए या फिर उसे ऐसे कारणों से पद छोड़ने को कहा जाए जिनका उसके कदाचार, मिसकंडक्ट से कोई लेना देना नहीं है, तो राष्ट्रपति या राज्यपाल जैसा भी मामला हो उसे मुआवजा देने का प्रावधान कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन ये प्रावधान उन पर लागू नहीं होता जो पहले से सरकारी सेवा में है। सही कहा, ये उन पर लागू नहीं होता जो पहले से ही रक्षा सेवा या एआईएस या केंद्रीय राजस्व सिविल सेवा के सदस्य हैं। और यहाँ सिविल पद का मतलब समझना भी जरूरी है। इसका मतलब है प्रशासन के सिविल साइड का पद, मिलिट्री साइड का नहीं। ठीक है, अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेदों में से एक, आर्टिकल 311 पर। यह सिविल सेवकों को कुछ सुरक्षा उपाय देता है ना? जी हाँ, आर्टिकल 311 बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सिविल सेवकों को पद से मनमाने ढंग से हटाने के खिलाफ 2 मुख्य सुरक्षा उपाय, सेफगार्ड्स प्रदान करता है। क्या है वो 2 उपाय? पहला, किसी भी सिविल सेवक को उस प्राधिकारी अथॉरिटी द्वारा पद से बर्खास्त या हटाया नहीं जाएगा जो उसकी नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी के अधीन सबऑर्डिनेट हो। मतलब जिसने नियुक्त किया है उससे नीचे का अधिकारी हटा नहीं सकता। बिल्कुल। और दूसरा सुरक्षा उपाय यह है कि किसी भी सिविल सेवक को पद से बर्खास्त या हटाया या रैंक में कम
रिड्यूस्ड इन रैंक नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके खिलाफ एक उचित जांच ना हो जाए। जांच? हाँ, ऐसी जांच जिसमें उसे उसके खिलाफ लगे आरोपों के बारे में सूचित किया गया हो और उन आरोपों के संबंध में उसे सुनवाई का उचित अवसर दिया गया हो। आपने 2 शब्द इस्तेमाल किए, पदच्युति और हटाना। इनमें कोई फर्क है? हाँ, एक तकनीकी फर्क है। डिसमिसल या पदच्युति व्यक्ति को भविष्य में सरकारी रोजगार के लिए अयोग्य बना देती है, जबकि रिमूवल या हटाने में ऐसा नहीं होता। वो व्यक्ति भविष्य में फिर से सरकारी नौकरी पा सकता है। अच्छा, और ये जो सुरक्षा उपाय हैं आर्टिकल 311 के, ये किन पर लागू होते हैं? ये सुरक्षा उपाय केवल सिविल सेवाओं, ऑल इंडिया सर्विसेज और केंद्र या राज्य के अधीन सिविल पदों पर काम करने वाले व्यक्तियों पर ही लागू होते हैं। मतलब ये रक्षा कर्मियों या सैन्य पदों पर लागू नहीं होते हैं। उनके लिए अलग नियम होते हैं। ठीक है। ये जो दूसरा सुरक्षा उपाय है, जांच और सुनवाई का उचित अवसर, क्या इसके कोई अपवाद भी हैं? मतलब क्या ऐसी स्थितियां हैं जहां बिना जांच के भी कार्रवाई हो सकती है? हाँ, संविधान में ही ऐसी 3 स्थितियां बताई गई हैं जहां ये सुरक्षा उपाय यानी जांच की जरूरत लागू नहीं होती। कौन सी हैं वो स्थितियां? पहली, जहां किसी सिविल सेवक को ऐसे आचरण के आधार पर हटाया जा रहा है जिसके लिए उसे किसी आपराधिक आरोप में दोषी ठहराया जा चुका है। अच्छा, अगर कोर्ट से सजा हो गई हो तो? जी। दूसरी स्थिति है जहां कार्रवाई करने वाला प्राधिकारी संतुष्ट है कि किसी कारण से, जिसे लिखित में दर्ज करना होगा, ऐसी जांच करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। नॉट रीजनेबली प्रैक्टिकेबल। ठीक है। और तीसरी, जहां राष्ट्रपति या राज्यपाल संतुष्ट हैं कि राज्य की सुरक्षा सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट के हित में ऐसी जांच करना समीचीन नहीं है, नॉट एक्सपीडिएंट। अच्छा, ये सुनवाई के उचित अवसर का क्या मतलब है? क्या समय के साथ इसकी व्याख्या में कोई बदलाव आया है? हाँ, इसमें बदलाव हुआ है। पहले संविधान लागू होने के बाद सुनवाई का अवसर 2 चरणों में दिया जाता था। एक जांच के चरण में, इंक्वायरी स्टेज, और दूसरा जब सजा तय होती थी, पनिशमेंट स्टेज। 2 बार मौका मिलता था? जी। लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ने ये दूसरा अवसर यानी प्रस्तावित सजा पर अपना पक्ष रखने का अधिकार समाप्त कर दिया। अच्छा, तो अब एक ही बार मौका मिलता है। हाँ, अब वर्तमान स्थिति यही है कि जांच के निष्कर्षों के आधार पर जो सजा प्रस्तावित की जाती है, उसके खिलाफ अलग से अभ्यावेदन, रिप्रेजेंटेशन करने का कोई अधिकार नहीं है। सुनवाई का अवसर जांच के दौरान ही मिलता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के उचित अवसर में क्या-क्या शामिल माना है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड में कम से कम ये चीजें शामिल होनी चाहिए। ए, आरोपी सिविल सेवक को ये मौका मिले कि वो अपने निर्दोष होने का दावा कर सके और उसे साबित कर सके उन सबूतों के आधार पर जो उसके खिलाफ लाए गए हैं। ठीक है। बी, उसे अपना बचाव करने का अवसर मिले जिसमें वो अपने पक्ष में गवाहों की जांच करवा सके और अपने बचाव में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत कर सके और उसे अपने खिलाफ पेश किए गए गवाहों से जिरह क्रॉस एग्जामिनेशन का अवसर भी मिलना चाहिए। अच्छा, क्रॉस एग्जामिनेशन का अधिकार भी है? जी। और सी, अनुशासनात्मक प्राधिकारी को अंतिम आदेश पारित करने से पहले जांच अधिकारी की जो रिपोर्ट है वो दोषी सिविल सेवक को देनी चाहिए ताकि वो उस पर अपनी टिप्पणी दे सके। समझ गया। ये काफी विस्तृत प्रक्रिया है। अब आते हैं अनुच्छेद 312 पर, जिसकी बात हमने AIS के संदर्भ में की थी। हाँ, आर्टिकल 312 जैसा हमने पहले चर्चा की, ये राज्यसभा को विशेष बहुमत से संकल्प पारित करके नई ऑल इंडिया सर्विसेज बनाने की शक्ति देता है जी। और संसद को AIS की भर्ती और सेवा शर्तों को रेगुलेट करने का अधिकार देता है। इसी अनुच्छेद के तहत अखिल भारतीय न्यायिक सेवा ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस AIJS का भी प्रावधान किया गया था, है ना? हाँ, बिल्कुल। 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा ही AIJS के निर्माण का प्रावधान किया गया था। इसमें यह भी कहा गया था कि इसमें जिला न्यायाधीश, डिस्ट्रिक्ट जज के पद से नीचे का कोई पद शामिल नहीं होगा। लेकिन ये सेवा अभी तक बनी नहीं है? नहीं, इसके निर्माण के लिए आज तक कोई कानून संसद ने पारित नहीं किया है। ये प्रावधान संविधान में है पर लागू नहीं हुआ है। ठीक है। फिर है अनुच्छेद 312A। ये किस बारे में है? आर्टिकल 312A को 28वें संशोधन अधिनियम 1972 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। ये संसद को शक्ति देता है कि वो उन व्यक्तियों की सेवा शर्तों को बदल सकती है या रद्द कर सकती है जिन्हें 1950 में संविधान लागू होने से पहले भारत में क्राउन की सिविल सेवा में नियुक्त किया गया था। अच्छा, ये उन पुराने अधिकारियों से संबंधित था? जी। और अनुच्छेद 313 ये संक्रमणकालीन प्रावधान है? हाँ, आर्टिकल 313 बस ये कहता है कि जब तक इस संविधान के तहत कोई और प्रावधान नहीं किया जाता
तब तक संविधान लागू होने से ठीक पहले जो भी कानून किसी लोक सेवा पर लागू होते थे वो लागू बने रहेंगे, एक तरह से निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए। ठीक है। और आखिर में अनुच्छेद 314 आर्टिकल 314 कुछ सेवाओं के मौजूदा अधिकारियों के संरक्षण से संबंधित था, लेकिन इसे भी 28वें संशोधन अधिनियम 1972 द्वारा निरस्त रिपील कर दिया गया है, तो अब ये प्रभावी नहीं है। तो ये थे वो मुख्य संवैधानिक अनुच्छेद जो हमारी लोक सेवाओं की रूपरेखा तय करते हैं। कुल मिलाकर हमने आज भारत की लोक सेवाओं की जो त्रिस्तरीय संरचना है, ऑल इंडिया, सेंट्रल और स्टेट, उसे समझा। हाँ। और ये भी देखा कि कैसे हर एक की अपनी भूमिका है, अपने नियम है, और कैसे संविधान, खासकर आर्टिकल 309, 310, 311 और 312 इनकी नींव रखते हैं। ये पूरा ढांचा कितना महत्वपूर्ण है शासन के लिए। बिल्कुल, ये दिखाता है कि कैसे हमारे संविधान निर्माताओं ने, खासकर सरदार पटेल जैसे नेताओं ने, एक तरफ प्रशासनिक एकता और मजबूती की जरूरत को पहचाना, तो दूसरी तरफ राज्यों के अधिकारों और संघीय ढांचे के बीच एक संतुलन बनाने की भी कोशिश की। सही कहा। और ये सेवाएं हैं जो सरकार की नीतियों को, योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करती हैं। बिल्कुल। ये जानना कि ये अधिकारी कैसे चुने जाते हैं, कहाँ काम करते हैं, उनके अधिकार क्या हैं, उन्हें क्या सुरक्षाएं मिली हैं, ये सब समझने से हमें ये अंदाजा लगता है कि हमारी सरकार, हमारा शासन तंत्र कैसे काम करता है। हाँ, और अंत में एक विचार सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ। जैसे हमने देखा कि 1976 में ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस का प्रावधान तो किया गया, लेकिन वो आज तक बनी नहीं। तो क्या आज के समय में, जब शासन की चुनौतियां बदल रही हैं, हमें कुछ नए क्षेत्रों में, जैसे शायद स्वास्थ्य या शिक्षा में, नई अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण पर विचार करना चाहिए? ये एक दिलचस्प सवाल है। क्या इससे इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में देश भर में विशेषज्ञता और एकरूपता लाने में मदद मिलेगी, या ये राज्यों के अधिकार क्षेत्र में ज्यादा दखल अंदाजी होगी? इस पर सोचने के लिए बहुत कुछ है।